आपके साथ अरण्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 160 रन से हराया है। नीदरलैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है इसी हार के साथ। मोइन और रशीद ने झटके हैं 3-3 विकेट। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने शतक जड़ा। टूर्नामेंट से बाहर होने वाली चौथी टीम बनी है नीदरलैंड की टीम 37.2 ओवर में 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 340 रनों का लक्ष्य जो है वो दिया था। तो इंग्लैंड इस जीत से पॉइंट्स टेबल पर 7वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं इंग्लैंड के चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचने की उम्मीदें जो है वो बरकरार है। चैंपियंस ट्रॉफी में टूर्नामेंट की टॉप 8 पोजीशन पर फिनिश करने वाली टीमें जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी। इसके साथ ही पावर प्ले में इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन बनाए। वहीं नीदरलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन ही नीदरलैंड जो है वो बना सका। लेकिन इस बार अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो देखें तो इंग्लैंड बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो करती हुई नजर नहीं आई। और नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी कमज़ोर आज रही है कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा। पुणे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 339 रन बनाए। 340 रन का टारगेट जो है वो दिया। और इस पर चर्चा करने के लिए सुनील यशकालरा, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील यशकालरा जी, क्योंकि इंग्लैंड को आज जीत तो हासिल हुई है, लेकिन अगर हम पूरे सीजन के परफॉर्मेंस को देखें तो इंग्लैंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आज बड़ा टारगेट जो है वो नीदरलैंड के लिए, बड़ा स्कोर जो है मुझे लगता है कि खड़ा कर दिया था इंग्लैंड ने। देखिए, आपके सवालों का जवाब मैं 2 भाग में दूंगा। पहला सवाल कि इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल पाई। मैं तो कहता हूँ पूरी हिस्ट्री इनकी जो वर्ल्ड कप की रही है ये सबसे खराब और बहुत ही निंदनीय इनका प्रदर्शन रहा है। जब ये वापस जाएंगे, ये इनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड कप चैंपियन थे। दूसरा, क्रिकेट यहाँ पे इजाद हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और तीसरा, जो इन्होंने एक स्टार्टिंग की एक स्टेटमेंट दी थी, जो कहा था इन्होंने कि ये डिफेंस अपना टाइटल डिफेंड करने नहीं, अपना ऑफेंसिव और अग्रेसिव तरीके से डिफेंड करने आए। तो इससे लेके काफ़ी लोगों में, काफ़ी फैंस में बहुत ही चिंता की बात थी। और उसका ये परिणाम आपने देखा है कि 7-8 मैचेस हो गए, उसके अंदर से सिर्फ 2 छोटे मैचेस जीते, कोई बड़ा मैच नहीं जीता। कोई बड़ा, इन्होंने प्रोमिसेस बहुत थे बट डिलीवरी में इनके बहुत कमी रही है जी। लेकिन बात नीदरलैंड की करें तो नीदरलैंड जो है वो उलटफेर के लिए जानी जाती है जी। उलटफेर इस बार भी हमने देखा कि नीदरलैंड की तरफ से किए गए। लेकिन क्या लग रहा है आज चूक कहाँ हो गई? बॉलिंग वीक रही, फील्डिंग वीक रही, ज्यादा रन बनाने दिया? अनन्या, मैं इस टीम को पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। इनफैक्ट ये जब क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप की बात हुई थी जिम्बाब्वे में, तो इनके साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, कोच के साथ, प्लेयर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ। तो एक चीज़ बड़ी समझ के आई कि बड़े अग्रेसिव तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। अगर बॉल को मारना है छक्का तो ये बहुत दूर तक छक्का मारते हैं। इनका कोई वो हाफ हार्टेड मेजर्स नहीं होता। दूसरी बात, इनकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो काबिले तारीफ है। वो इतनी तेज़ है कि आप सिंगल्स को 2s में और 2s को 3 में ये कन्वर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली फील्ड प्लेसमेंट ऐसी रही है कि इनको वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए। रही बात दूसरी इसकी कि ये बड़ी बड़ी टीम्स को इनोवेशन से, ये और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा विस्फोट करती आई है, बहुत बड़ा अपसेट्स करती आई है। बट अब क्या होता है, जब आप 6-7 मैचेस खेल लेते हो तो जो आपके डेटा एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो बड़ी पैनी नज़र रखते हैं आपके ऊपर। कैमरास लगे होते हैं, उनको रीड करते हैं कौन बॉलर कहाँ पे बॉलिंग डालेगा, कैसे उनके वीक पॉइंट्स है, कौन सी बॉल पे आप उसको खेल सकते हो, किसको आपको छोड़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने, क्योंकि उनका इतना बड़ा पास्ट है और बहुत अच्छे से किया है उन्होंने, तो उन्होंने इनको डीकंस्ट्रक्ट कर लिया। और कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा है आज इंग्लैंड का, नीदरलैंड्स का इंग्लैंड पे। तो जब आपके पास सरप्राइज नहीं होगा 50 ओवर गेम में तो मुश्किल होगी। छोटा गेम होता है 20 ओवर का तो बड़ा आसान होता है, बट 50 ओवर गेम के अंदर बड़ी मुश्किल और दिक्कत होती है जी। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम बात बेन स्टोक्स की करें, 108 रन उनकी तरफ से बनाए गए, बेहद शानदार पारी उन्होंने खेली। लेकिन पिछले मैचेस में बेन स्टोक्स जो है वो खेल नहीं रहे थे। अब क्या देखते हैं? एक तरह से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जिस तरह से आज उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, शायद यही पिछले मैचेस में अगर हार इंग्लैंड की हुई है तो बेन स्टोक्स की कमी
टीम को कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। देखिए, बेन स्टोक्स की वजह से आपने पूरा अपना वर्ल्ड कप जीता था, पूरा कैंपेन आपने 2019 का उसके ऊपर रखा था, बट बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आप उसको रिपीट नहीं कर पाते। जब रिपीट नहीं होता तो बहुत एक डाउनफॉल आता है आपको। एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इनके नी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इनफैक्ट इनको अभी जाके अपनी नी सर्जरी करानी है ताकि ये आने वाले टाइम में अगले 1.5-2 महीने में जब हिंदुस्तान वापस आएगी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने, श्रृंखला खेलने, तब वो फिट हो। बट अभी जो इंग्लैंड के खेमे से पता चल रहा है कि उनको जो सबसे बड़ा होप, जो सबसे बड़ा उनका आप कहते हैं आर्मर्ड टैंक था, वो उनका चल नहीं पाया। और जब आपका टॉप का बंदा जो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर आफ्टर इयन बॉथम जिसको माना जाता है, जिसकी वजह से आप वर्ल्ड कप जीते हैं, जो यहाँ आईपीएल में राजा माना जाता है, अगर वही ना चले, वही ना खेले और वही इंजरी लेके आए, इनफैक्ट इंजरी की वजह से उसको 3-4 मैचेस बाहर खेलने पड़े थे, बैठ के देखने पड़े थे, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान का मैच जो दिल्ली में हुआ था। जी अनन्या। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि इंग्लैंड के लिए एक अच्छी खबर बस यही है कि यहाँ तो सेमीफाइनल में आप नहीं होने वाले हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की टॉप 8 पोजीशन में इंग्लैंड जरूर आ गई है, तो ये एक अच्छी खबर है। बस ये बहुत अच्छी आपने स्टैट्स और ग्राफिक्स निकाले हमने उस पर। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी टीमों का शिरकत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रॉडकास्टर में उनका इंपॉर्टेंस आती है, आपका रेवेन्यू आता है, एक्साइटमेंट आती है, टिकट सेल्स होती है, और जिस कंट्री के पास इसके होस्टिंग राइट्स होते हैं उनको बड़ा फायदा मिलता है कि बड़े बड़े बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर आके खेलें, क्योंकि एज अ टीम ये बहुत कम आते हैं। आईपीएल में तो ये घूमते रहते हैं, बट वैसे आना इनका मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आप देखें इनका ये 7वें नंबर पे तो आ गए, बट हो सकता है लास्ट मैच अभी भी बचा है अनन्या, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। बट क्या टाइम आ गया है, पहले ये आज के मैच से पहले ये 10वें नंबर पे थे, अब ये थोड़ा सा उछल के 7 पे आ गए। बट बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि अगर बात हम नीदरलैंड की करें तो पावर प्ले में हमने देखा कि बहुत शानदार इंग्लैंड की तरफ से तो खेला ही गया, लेकिन वहीं नीदरलैंड की तरफ से देखें तो 2 विकेट जो हैं वो खो दिए थे पावर प्ले में नीदरलैंड ने, और 23 रन बनाए। रनों की कमी यहाँ पर हुई, और राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं राजकुमार सर आपके पास भी आऊंगी। पहले सर सुनील जी, आप अपनी जल्दी से बात करें। देखिए, क्विकली मैं बोलूंगा, पावर प्ले जो पहले के 10 ओवर होते हैं उसी में आपको गेम अपनी टोन सेट करती है। 70% टीम जिन्होंने अपनी 5.5 की एवरेज से बगैर विकेट खोए या 1 विकेट खोए, वो टीमें हमेशा जीतती है, ये स्टेटिस्टिक्स कहता है। ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये इनका। अगर आप जैसे दावे देखेंगे, पावर प्ले इज द की। जी बिल्कुल, पावर प्ले इज द की, और इस की पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये रिकॉर्ड। अगर आप देखेंगे इस 23 वर्ल्ड कप का, तो नजर आ रहा है जिन्होंने पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म और जो सधा हुआ खेले हैं, वो वाकई में टीम एंड में जीती है। राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार सर, पूरे सीरीज अगर हम देखें, इंग्लैंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज जीत हासिल हो गई है इंग्लैंड को। और हमने देखा है, बेन स्टोक्स की बात करें तो 108 रन उनकी तरफ से बनाए गए, नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा। अब क्या लगता है आपको, नीदरलैंड की तरफ से चूक कहां हुई? देखिए, अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे, अगर देखेंगे, उनके पास देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो इंग्लैंड बहुत ऊपर है उनसे, नीदरलैंड से। नीदरलैंड अभी एक मिनोज है जो क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए हैं, लेकिन शानदार प्रदर्शन रहा, उन्होंने अपसेट भी किया टूर्नामेंट में। लेकिन जब इस तरह का मैच होता है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फेवरेट्स है वही जीते हैं। और एक स्टेज पे आज फिर इंग्लैंड, एक बार लग रहा था कि वो शायद डगमगा गए हैं, लेकिन बेन स्टोक्स ने बहुत शानदार पारी खेलकर उन्हें संभाला। और उसके बाद जैसी उम्मीद थी इंग्लैंड से कि अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन समहाउ इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया। डिफेंडिंग चैंपियंस थे, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या फिर एक टीम की तरह नहीं खेले, और इसी का परिणाम है कि आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। वहीं नीदरलैंड के लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में, एक अपसेट भी किया और अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो दे शुड बी मोर देन हैप्पी। लेकिन आज के मैच में ये एक्सपेक्टेड था कि इंग्लैंड एक बड़े मार्जिन से मैच जीतेगी, और जीतनी चाहिए क्योंकि वो जिस तरह की वो टीम है, और वैसा ही हुआ।
और इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर भी अगर हम बात करें तो क्वालिफाई कर लिया है इंग्लैंड ने। अब इसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि नीदरलैंड की तरफ से पावर प्ले का, क्योंकि इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे, और पावर प्ले की तरह काम करती है। अगर यहाँ पर आपने चीज़ें संभाल ली तो आगे बहुत आसान हो जाता है आपके लिए पूरा मैच। बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड, ये अच्छी बात है कि अब वो टॉप 8 में आ गए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अब उन्हें क्वालिफायर्स नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि एक इतनी बड़ी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन हो और वो क्वालिफायर्स खेले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो विद इन 8 में है, तो अब उन्हें शायद क्वालिफायर्स ना खेलने पड़े। और जहां तक पावर प्ले की आप बात कर रहे हैं, तो पावर प्ले एक टोन सेट करता है और आप एक प्लानिंग करते हैं कि हमें पहले 10 ओवर में अगर अपोजिशन की बहुत स्ट्रांग बॉलिंग है तो हम प्लान करते हैं कि हमें विकेट नहीं खोना है, भले ही हम रन कम बनाएं। और अगर कहीं हमें लगता है कि अपोजिशन की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग कैश करने जाते हैं उस पावर प्ले को। कई बार देखा जाता है कि विकेट स्पिनर को फ्रेंडली है, तो उस टाइम टीम की स्ट्रेटेजी होती है कि आप पहले 10 ओवर में रन बना लीजिए। अक्सर इंडिया में ऐसा होता है, क्योंकि बाद में विकेट स्लो हो जाता है, बॉल बैट पर नहीं आता और स्पिनर्स काफी परेशान करते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी लेकर टीम जाती है कि पहले 10 ओवर में नया बॉल होगा, दोनों साइड से हार्ड बॉल होगा, तो आप मैक्सिमम रन बना लीजिए। और कहीं ना कहीं नीदरलैंड आज उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं पिछड़ गया और उसी की वजह से उनका स्कोर बहुत कम रहा। और इसके साथ ही वर्ल्ड कप से भी नीदरलैंड बाहर हो गया है। सुनील काला जी, क्योंकि कल के मैच का अगर मैं जिक्र करूं तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच ये मैच खेला जाएगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी मैदान में ये मैच होगा। अब पिच को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह की पिच, वहाँ का पिच का जो मूड है वो किस तरह का रहता है, मूड जो है? और क्या आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच वहाँ की नजर आती है, या फिर एक तरह से, क्योंकि अगर भारत की पिच का हम जिक्र करते हैं तो कहा जाता है कि बहुत रन जो है वो यहाँ की पिचेस से निकलते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखा जाए सबसे ज्यादा छक्के भी इसी वर्ल्ड कप में आए और ये हमारी पिचेस पे से आए, जिसका ज्यादा श्रेय आपकी बैंगलोर, बॉम्बे और दिल्ली की पिचेस को जाता है, क्योंकि वो बैटिंग फ्रेंडली है और यही देखने पब्लिक आती है। पब्लिक जो आपको अच्छा टेस्ट मैच देखना है, रेजिलियंस वाला देखना है, उसके लिए आप टेस्ट मैच देखिए। बट रही बात ओडीआई वर्ल्ड कप की, इसके अंदर आपको हाई स्कोरिंग, हाई चेजिंग मैच देखना है और ये सर्टनली उस लेवल का मैच है जहां पे आप सारे मैचेस में आप देखेंगे हाई स्कोरिंग। एट पार स्कोर आपका 267 रहा है। अगर आप सारी इसका एवरेज निकाले तो उसका मतलब है ये बहुत अच्छा है। 13 रन पिछले वर्ल्ड कप से ज्यादा है। तो जैसे जैसे अभी जाता जाएगा, जैसे जैसे अगले मैचेस में जाएंगे, रन ज्यादा बढ़ते जाते हैं और ये फैंस के लिए अच्छा है, टेलीविजन के लिए अच्छा है और मैं कहता हूं ये पूरे इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, क्योंकि ये पैसे देता है। रही बात आपके पिच कैसे बिहेव करेगा, वो तो खैर राजकुमार शर्मा साहब बहुत अच्छा जानते हैं। बट एक जरूर बात है कि बारिश और पानी और बैंगलोर और ट्रैफिक, ये चारों मिलते जुलते हैं, एक साथ में कह सकते हैं। बारिश अगर हो जाती है तो मुझे लगता है कि स्थितियां बहुत डामाडोल हो जाती है। मैं राजकुमार सर, यही सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, पिच का जो मोड है वो कल किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो फिर बहुत चीजें जो हैं वो टीम के कभी फेवर में होती हैं, कभी अगेंस्ट चली जाती हैं। देखिए, पिच की जहां तक बात है बेंगलुरु की, बेंगलुरु जाना जाता है एक बहुत स्पोर्टिंग विकेट के लिए, जहां पर कि बल्लेबाजों को मदद मिलती है। बेंगलुरु का ग्राउंड छोटा है, जहां पर आपने देखा होगा, अगर आईपीएल भी देखते हो आप, तो कि वहां पे बहुत चौके छक्के लगते हैं, क्योंकि विकेट बहुत प्लासिड होता है, बॉल आता है बैट पर और बल्लेबाजी करनी आसान होती है। तो अभी कल भी मुझे ऐसी ही विकेट की आशा है। और जहां तक आप बारिश की बात कर रहे हैं, तो वो प्रेडिक्शंस पहले देख ली जाती हैं और उसी के मद्देनजर अपनी 11 भी कई बार फाइनल की जाती है कि अगर शॉर्ट मैच होगा, छोटा मैच होगा, तो उसमें कुछ ऑलराउंडर्स को ज्यादा चांस दिया जाता है कि जो थोड़ा बॉल भी कर सकें, थोड़ी बैटिंग कर सकें, क्योंकि उसमें फिर आप स्पेशलिस्ट को थोड़ा कम खिलाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि ज्यादा बैट्समैन नहीं खिलाइए, ऑलराउंडर खिला लीजिए। और टॉस का बड़ा इफेक्ट होता है, कोई भी टीम जो टॉस जीतती है वो बाद में बल्लेबाजी करना चाहती है, क्योंकि उन्हें एक डकवर्थ लुईस अगर आता है प्ले में, तो उन्हें एक टारगेट मिल जाता है कि हमें इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं। और शुरुआत में आपको पता नहीं होता, सडनली बारिश आ जाती है और आप बीच में रह जाते हैं और दूसरी टीम के लिए वो लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है। तो बारिश के केस में हमेशा कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाहती है, जिसके उसको लक्ष्य पता हो अपनी पारी में।
बिल्कुल, इसके साथ ही राजकुमार सर एक और सवाल जो है वो मैं आपसे करना चाहूंगी, इस मैचेस से जुड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम आईसीसी की बात करें तो ताज़ा वनडे रैंकिंग जो है वो जारी की गई है, जिसमें शुभमन गिल जो हैं वो वनडे में अगर हम बात करें तो नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो बाबर आजम के सर से ये ताज हटा है। नंबर 1 शुभमन गिल और सेकंड नंबर पर बाबर आजम। 951 तक ये ताज जो है वो बाबर आजम जो है वो इस पोजीशन पे रहे। आप इसे कैसे देखते हैं? शुभमन गिल के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे लगता है ये। खाली शुभमन गिल के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये जी। बहुत ही बड़ा मुकाम है जो शुभमन गिल ने आज हासिल किया है। शुभमन गिल नंबर 1 पोजीशन पर आ गए, ये दर्शाता है कि कितना पोटेंशियल है इस खिलाड़ी में और कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है उसका इस साल में। और ये बहुत ही खुशी की बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। साथ साथ इसकी एक और अच्छी न्यूज आई है आज, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोहेल राउफ के जो विराट कोहली ने सामने छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई थी T20 वर्ल्ड कप में, उसको शॉट ऑफ द सेंचुरी दिया गया है कि इस सेंचुरी का बेस्ट शॉट वो है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा लम्हा है भारतीय क्रिकेट के लिए कि इतना बड़ा अचीवमेंट भारत को दोनों ने दिलाया है। और इसके साथ ही अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी की रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज जो हैं वो टॉप पर पहुंच गए हैं। और साथ ही भारतीय, अगर हम सिराज के साथ बात करें तो 4 भारतीय गेंदबाज हैं जो टॉप 10 में हैं। ये पूरी टीम के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खबर है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जब हम गेंदबाजी में हमें ये लगता था कि हम थोड़ा सा कहीं वीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें नज़र आई। जिस तरह से परफॉर्म किया गया, हम बैट्समैन में हिट हुए, हम अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वहां पर भी मुझे लगता है कि कोई कमी नजर नहीं आई खिलाड़ियों में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। भारत जाना जाता है अपनी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन टॉप 10 में 4 भारतीय गेंदबाजों का होना दर्शाता है कि हमारी गेंदबाजी भी कितनी स्ट्रांग हो गई है। और मोहम्मद सिराज नंबर 1 पोजीशन पे हैं, तो ये दर्शाता है कि कितनी डोमिनेंट है हमारी नंबर 1 बैट्समैन भारत का है, नंबर 1 गेंदबाज भारत का है। और 4 खिलाड़ी जब टॉप 10 में भारत के हैं, तो ये दर्शाता है कि भारत पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। और उसी तरह डोमिनेट करता रहा तो 19 तारीख को मुझे पूरी आशा है कि भारत ये ट्रॉफी जरूर उठाएगा। बिल्कुल, इसके साथ ही सुनील जी, मैं आपसे भी इस पर एक कमेंट चाहूंगी। मुझे लगता है कि दोनों ही खबरें भारतीय टीम के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। जिस तरह से इस बार टीम इंडिया परफॉर्म करती हुई नजर आई, चाहे हम बैटिंग को लेकर बात कर लें, चाहे हम बॉलिंग को लेकर बात कर लें। देखिए, यही रीजन है आपका, आप अनडिफीटेड रहे हो सारे मैचेस में। आप वर्ल्ड कप के अंदर लॉ ऑफ एवरेजेस जिसको आप कहते हैं वो आपके साथ नहीं है। लॉ ऑफ एवरेजेस ये होता है कि अगर आप 3-4 मैचेस अगर आप जीत रहे लगातार, तो एक आधा मैच में आप फंसोगे जरूर और उसके अंदर आपको शिकस्त मिलेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। आप बिल्कुल 7 के 7 मैच क्लियर विनर, 8 मैचेस क्लियर विन करते करते आप आगे तक बढ़े हो। इसका मतलब क्या है कि आपका बैटिंग ही ऑर्डर नहीं, आपका बॉलिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और इवन आपके जो टेल एंडर्स हैं वो भी खरे उतर के आए। हालांकि इतना कोई टेस्ट और प्रेशर हुआ नहीं है उन पे, बट एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हिंदुस्तानी बैट्समैन, टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप वर्ल्ड की टॉप 10 वो निकाल के देख लें, आपने तो वर्ल्ड रैंकिंग बताई है, बट इस पिछले 8 मैचेस के जो 40 मैचेस हुए हैं उसके अंदर इंडिया के बैटर्स 3 उस पे आते हैं, बॉलर्स टॉप 15 में 3 आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास पूरा बैलेंस है ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एंड द बेस्ट बॉलर्स। एवरेज के हिसाब से नहीं, इस पर्टिकुलर 40 मैचेस के जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन और बॉलर्स है उसके अंदर से टॉप 3 इंडिया के हैं और टॉप 10 और टॉप 15 में आ रहे हैं। जी अनन्या। बिल्कुल। और राजकुमार सर, मुझे लगता है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी यूनिटी जो है वो फील्ड में नजर आती है, आप मैच जीतते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है वो ड्रेसिंग रूम में भी जाता है कि वहां पर किस तरह का एटमॉस्फेयर जो है वो खिलाड़ियों के बीच में है। डेफिनेटली, देखिए बहुत शानदार एटमॉस्फेयर है। अगर भारतीय ड्रेसिंग रूम की आप बात कर रहे हैं तो वहां पर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, वो सब लोग एक दूसरे के लिए खुश हैं। और यही एक टीम यूनिट कहा जाता है, एक टीम स्पिरिट कही जाती है, जहां पर आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे के लिए खुश हो रहे हो। और यही देखने को मिल रहा है। आप देखिए, कोई जूनियर सीनियर वहां नहीं नजर आ रहा। विराट कोहली शुभमन गिल से मजाक करते हुए आपको वहां नजर आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि वहां पर एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है भारतीय ड्रेसिंग रूम में और उसी का फायदा मिल रहा है भारतीय टीम को।
सुनील अशकारा जी, आप कैसे देखेंगे, क्योंकि जो खिलाड़ियों के बीच में कई सारे हमने वीडियोस देखे सोशल मीडिया में इसी वर्ल्ड कप में जो वायरल हुए, जहां पर हम देखते हैं जब एक सीनियरिटी, जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी अगर जूनियर खिलाड़ियों के साथ इस मजाक वाले मोड में नजर आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो यूनिटी और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो जूनियर खिलाड़ियों को बहुत चीज़ें जो है वो अप्रिशिएट भी उनके लिए एक वो वाला मोड भी रहता है। बिल्कुल अनन्या, सर ने जो बात कही है बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि आप देखिए प्रेशर कितना होता है प्लेयर्स को। जैसे ही वो अपने होटल रूम के बाहर स्टेप आउट करता है, होटल का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, अपने फैंस का प्रेशर, पर्सनल फैमिली फ्रेंड्स का प्रेशर, ये पीयर ग्रुप का प्रेशर, स्टेट का प्रेशर, इनके ऊपर पूरी मशीनरी ऑफ प्रेशर है। तो उनको एक बिल्कुल इंसुलेट करने के लिए इन्होंने एक आइसोलेट करने के लिए पूरा एक चेंबर बना के रखा है। और कुछ अगर डिटेल में जो जानता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। एक टाइम पे ये सब इकट्ठे खाना खाते हैं, एक टाइम होता है जिसके अंदर वो रहते हैं, कोई फोन अलाउड नहीं होती है उस टाइम पे, आपस में वो मैच डिस्कस करते हैं, बड़ा एक सीरियस मौका होता है। और एक जो सेकेंड जो लास्ट सेशन होता है जिसके अंदर वो एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं और बोलते हैं कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको मैन ऑफ द मैच हमारी तरफ से देना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही हैप्पी, जोवियल और माइंड रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है। इनफैक्ट कई प्लेयर्स जो फॉर्मर प्लेयर्स है उन्होंने कहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एटमॉस्फेयर इंडियन ड्रेसिंग रूम का, यही वाला ड्रेसिंग मुझे लगता है कि राजकुमार सर से पूछना चाहिए, अगर इस तरह का माहौल है तो ये क्रेडिट जो है वो किस खिलाड़ी को जाना चाहिए? हालांकि पूरी टीम ही इस पूरे एटमॉस्फेयर को बनाने में मुझे लगता है कि हेल्प करती है। देखिए इसमें काफी सहयोग सीनियर प्लेयर्स का होता है। अगर वो अच्छे तरीके से अपने जूनियर्स को रखते हैं तो वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर, हेल्दी एटमॉस्फेयर हो जाता है। वरना हमारे टाइम में होता था कि सीनियर खिलाड़ी बहुत सीनियर होते थे, एक डिस्टेंस होता था आपस में और बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं होते थे। लेकिन अभी वो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, अभी सब एक दूसरे के साथ एकजुट होकर खेल रहे हैं। जूनियर जो भी खिलाड़ी आता है उसको वेलकम किया जाता है ड्रेसिंग रूम में, और ये समझा जाता है कि वो एक शानदार खिलाड़ी है, इसीलिए वो भारतीय टीम में आया है। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाया है और इसमें पिछले 4-5 साल की मेहनत है। और क्रेडिट मैं इसमें विराट को भी देना चाहूंगा, रोहित को भी देना चाहूंगा, रवि शास्त्री को देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है, इतना लाइवली और इतना हेल्दी एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम का बना के रखा है कि कोई फियर नहीं है कि वो सीनियर हैं, सचिन तेंदुलकर बैठे हैं तो आप उनसे बहुत दूर बैठिए क्योंकि वो महान खिलाड़ी हैं। अब ऐसा नहीं है। विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर होके भी जो भी जूनियर्स हैं उनसे हंस बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। तो यही एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपकी टीम बिल्डिंग में काम आता है। इस पर मुझे लगता है सुनील यशकाला जी भी कुछ कहना चाहेंगे। सुनील जी, देखिए क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो रहा है उसके अंदर जब विराट कोहली और रवि शास्त्री का कॉम्बो आया था हिंदुस्तान क्रिकेट में, इन्होंने ये बोला था जब पिच पे आप सीरियस हो, रवि शास्त्री ने पूरा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया था और जो टीम थी उनको विराट के हवाले सौंप के ये बोला था कि आप इनका ध्यान रखो। सिमिलरली एक छोटा सा इंसिडेंट है, युवराज सिंह ने कोविड के टाइम पे, शुभमन गिल आज इतना वो क्यों है क्योंकि उनको अपने साथ रखा और ये पूरा एज अ काइंड ऑफ अ बूट कैंप रखा। उससे क्या हुआ, ये 4-5 प्लेयर्स थे, उससे क्या ये उठना बैठना, प्लेयर कैसे देखता है उसको, कैसे बिहेव करता है, उनको छितर भी पड़ते हैं, बट उसके बाद क्या मिलता है आपको? उसके बाद ये मिलता है कि ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करें। देखिए क्रिकेट खेली पिच पे तो जाती है, मोटर से भी खेल सकते हैं आप, वो जो मशीन होती है, बट जो डिस्कशन होता है वो बड़ा प्लेयर तालीम छोटे प्लेयर को देता है और उसी से बात उनका क्रिकेटिंग माइंड बढ़ता है। और ये जो क्रिकेट सेंस है ये बड़े प्लेयर ही इंडिया में कर सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण ये है कि अगर आप पाकिस्तान में देखिए, बड़े बड़े लोग एकदम उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, छीटाकशी करते हैं, तो क्या है आज पाकिस्तान का जो पूरा वो है, कोई कल्चर नहीं है ड्रेसिंग रूम का, बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड है, जिसको लाहौर और कराची लॉबी कहते हैं। बट अगर आप देखें ये राइट फॉर्म ऑफ कल्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और ये मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। अभी देखिए कोई मीडिया लीक्स नहीं आती। क्योंकि मुझे याद है कि इसी मैच में जब पाकिस्तान के साथ मैच था, शुभमन गिल को डेंगू हुआ था, वो रेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो युवराज सिंह से मिलने गए। उन्होंने कहा कि देखो मैं अपने टाइम पर मुझे कैंसर था, मैं खेला था, अगर तू खेल सकता है तो जा। और फिर हमने देखा कि मैदान में शुभमन गिल नजर भी आए थे। एब्सोल्युटली, ये जो तालीम होती है, ये जो शागिर्द और मुर्शिद वाली जो बात होती है, ये उसी पे निकल के आती है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय ये जो 2011 वाली जो टीम है, वर्ल्ड कप वाली टीम, MS धोनी,
सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, गौतम गंभीर, ये जितने जितने ग्रेट्स हैं ये उन्होंने पर्कुलेट करके अपना आगे पास ऑन किया, जैसे बेटन पास करते हैं, इन्होंने यही किया। इसीलिए आज कभी भी देखिए, आपको शायद हमें कुछ ओपनली नहीं पता होगा, बट कितनी बार ये प्लेयर्स अपनी किट्स बच्चों को देते हैं। सर की एकेडमी में विराट कोहली ने अपनी आप पता नहीं कितने हजारों किट्स दी होंगी, जूते दिए होंगे, बॉल्स, बैट, ये सारी चीजें होती है। ये कल्चर, एक ट्रेडिशन है जो ये कंटिन्यू कर रहा है। और आई थिंक हिंदुस्तान एक बहुत अच्छे और हेल्दी एटमॉस्फेयर में, स्पेशली द प्लेयर्स, देखिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं आ रही है, कोई लीक्स नहीं हो रही है, हर कोई हिंदुस्तान में आके खेलना चाहता है, हिंदुस्तानियों से दोस्ती बनाना चाहता है। एक टाइम पहले ऐसे होता था कि बोर्ड प्रेसिडेंट यहाँ से कॉल कर रहे हैं कि जी प्रॉब्लम हो रही है, आज से 10, 15, 20 साल पहले, नाम नहीं लूंगा, वहां के बोर्ड रिएक्ट ही नहीं करते थे, बोलते थे हमारा फ्राइडे इवनिंग टाइम खत्म हो गया, आप मंडे कॉल करना तब देखेंगे। आज ऐसा नहीं होता, आज सबको हिंदुस्तान में आना होता है, यही रीजन है। बिल्कुल। राजकुमार सर, क्योंकि एक बार मैं कल के मैच को लेकर भी आपसे डिस्कशन करना चाहूंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। न्यूजीलैंड इस पूरे, अगर हम वर्ल्ड कप में बात करें तो बहुत शानदार खेलती हुई नजर आई। 101 वनडे मैचेस जो हैं वो अभी दोनों के बीच में हो चुके हैं। 51 जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो जीता है, 41 जो है वो श्रीलंका जीता है। कल को लेकर आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, न्यूजीलैंड काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और वहीं श्रीलंका ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और श्रीलंका के लिए इतना महत्वपूर्ण है भी नहीं ये मैच, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आउट हैं। वो तो खेल बिगाड़ सकते हैं न्यूजीलैंड का। वहीं न्यूजीलैंड के लिए ये डू और डाई मैच है। अगर उन्हें सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो ये मैच जीतना है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि बेटर टीम भी है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन से न्यूजीलैंड खेल रहा है, तो वो एक काफी बेटर टीम लग रही है इन कंपैरिजन टू श्रीलंका। और वही मुझे लगता है कल फेवरेट होंगे। दे हैव गॉट एन एज अगेंस्ट श्रीलंका। आपको क्या लग रहा है सुनील यशकालर जी, क्या कल श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, सर ने एकदम एक क्रिकेटिंग पार्लेंस में इसको एक क्रिकेट लॉजिक दिया है, क्योंकि जिस टीम के पास खोने को कुछ नहीं होता वो दूसरे की पार्टी जाके बिगाड़ सकती है। ऐसे ही होता है और ऐसे ही हमने देखा है, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे रहे। इनफैक्ट यहाँ भी इसी उसके अंदर अगर आप देखें, वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, बट हम 2-3 मैचेस बता सकते हैं जिसमें ऐसा ही हुआ। हो सकता है कल भी ये हो सकता था अगर मैक्सवेल वो इनिंग नहीं खेलता। तो अगर आप देखें, ये ट्रेडिशन है और ये एक काइंड ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस है कि एक नई टीम लास्ट में जाते जाते दूसरे को हानि पहुंचाती है। हम सबको पता है श्रीलंका का कोई लेना देना नहीं है, उनकी टीम सैक हो चुकी है, उनके कोचिंग स्टाफ वापस रिटेन नहीं हो पाएंगे, इनको सब पता है। बट उसके बाद ये अंदर अपने जो एक इंडिविजुअल प्राइड और अपनी नौकरी बचाने के लिए खेलेंगे। और कल देखिए, जब जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो जाके अपना फायदा तो करता है दूसरे का। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें, सेमीफाइनल के लिए फिर इंडिया के अगेंस्ट कौन सी टीम होगी, ये सवाल भी खड़ा होता है। ये तो राजकुमार साहब ही जवाब देंगे, क्योंकि वो गुरु हैं और वो दिग्गज हैं इस बारे में। हाँ जी, राजकुमार सर। देखिए, बहुत ओपन हो जाएगा फिर ये अभी टेबल ना। और मुझे तो अभी भी यही आशा है कि भारत न्यूजीलैंड से ही यहाँ पर सेमीफाइनल खेलता हुआ दिखेगा। और अगर वो कल बहुत ज्यादा अपसेट नहीं होता या आगे आने वाले मैचेस में बहुत ज्यादा अपसेट नहीं होते, तो मोस्ट लाइकली इंडिया विल प्ले न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स। लेकिन अगर सेमीफाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड खेलते हुए नजर आएंगे तो बहुत नेक टू नेक मुकाबला होता है। और मुझे लगता है कि उस वक्त चुनौतियां भी टीम इंडिया के सामने होती हैं। हालांकि हर मायने में हम बहुत शानदार परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। देखिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अभी पिछले मैच में हमने उन्हें हराया है। और भारतीय कंडीशंस में न्यूजीलैंड का जीतना काफी मुश्किल होगा। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके पास भी 2 शानदार स्पिनर्स हैं, और जिस तरह की गेंदबाजी सेंटनर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में इस टाइम वो नंबर 1 स्पिनर होंगे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, वो स्लो डाल रहे हैं, उन्हें भारतीय विकेट्स का आइडिया है, तो वो एक जरूर परेशान कर सकते हैं। और उनके कप्तान विलियमसन भी वापस आ गए हैं, तो एक अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिस तरह का मोमेंटम भारतीय टीम के साथ है, तो भारत को बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। सुनील जी, देखिए, हमारे को 2 बदले जरूर लेने। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैनचेस्टर में जो 2 दिन चला था, वो वाले मैं उसके अंदर हिंदुस्तान हारा था, मुझे याद है। हम लोग सब फूट के रोए थे वहां पे एज अ फैन। बट वो दिन अलग था, वो मंजर अलग था, वो दिन अलग था। उसके बाद WTC फाइनल के अंदर ये दोबारा पहुंचे, केन विलियमसन की टीम, इन्होंने हमें फिर शिकस्त दी इंग्लैंड में। अब अगर आप ऐसा इतनी बड़े लेवल पे हिंदुस्तान को हटाएंगे
तो ये सारे प्लेयर्स के दिमाग में है, शमी हो जाए, विराट हो जाए, रोहित हो जाए, ये सारे बड़े प्लेयर्सों को पता है। और हम बहुत खुश है कि ये न्यूजीलैंड के साथ ही हो और ऑस्ट्रेलिया के साथ ना हो। मैं बार बार, और सर बार बार बोलते आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एक बड़े ऊंचे दर्जे की आला टीम है और वो मुझे कभी लगता भी है आ कि सकती है। कल मैक्सवेल के परफॉर्मेंस के बाद तो ये कोशिश रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कम से कम मैच सेमीफाइनल में भारत का ना हो। क्या लगता है राजकुमार सर? देखिए, मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में खेलना चाहिए, क्योंकि यही दो टीमें ऐसी हैं जो कंटेंडर्स हैं। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी गेम खेलकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। बट अगर आप देखें, किसी किसी स्टेज पर वो वाकई में चोक कर जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जहां से हारी हुई बाजी जीतता है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो बिल्कुल, लास्ट बॉल बिल्कुल। तक मैच को छोड़ते नहीं है, फाइट करते हैं, और एक शानदार टीम है कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया के पास। तो मेरा यही मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का शायद फाइनल होना चाहिए, क्योंकि जी। ये दोनों टीमें ही कंटेंडर्स हैं, बेस्ट टीम्स जो मुझे लग रही हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील यश कालरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।